अकल बड़ी या भैंस। बचपन से ये मुहावरा सुनती आ रही हूँ। बड़े बूढ़े कहते थे कि अकल बड़ी होती है, पर समझ नहीं आता था कि जो चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती वो भला भैंस से बड़ी कैसे हो सकती है। खैर, जब थोड़े बड़े हुए और जब तक ये समझ में आया कि अकल वाकई भैंस से बड़ी होती है, तब तक एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, अकल बड़ी या गाय। अब उसकी कहानी फिर कभी। ये आज की कहानी समर्पित है ओरिजिनल चैंपियन अकल को। तो जनाब, कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन कहानियों की यही खासियत होती है कि न वो कभी बूढ़ी होती हैं और ना मरती हैं, और सदियों से चलती चली जाती हैं, और सदियों से पीढ़ियों से दुनिया भर में घूमती रहती हैं बिना टिकट और वीज़ा के। तो कहानी शुरू होती है एक गुरु और चेले से, जो पूरे देश भर में कई महीनों से भ्रमण कर रहे थे और विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करते हुए अब वो एक शहर के करीब पहुंच रहे थे। कई दिनों से रूखा सूखा कंद मूल फल खा के दोनों तंग आ गए थे और अब सोच रहे थे कि शहर में बढ़िया भिक्षा मिलेगी। लेकिन जब वो शहर में घुसे तो ये देख के हैरान रह गए कि वहां तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और गली के कुत्तों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मन महसूस कर रह गए क्या करते। पास के एक पेड़ से 2-4 केले तोड़ के खाए और वहीं एक चबूतरे पर लेट के सो गए। अब जब शाम ढली और अंधेरा होने लगा तो शोर-गुल से उनकी आंख जो खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ तो खूब चहल पहल है, दुकानें भी खुल गई हैं और लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे बस्ता लेके स्कूल जा रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन पहले उन्होंने लपक के एक चाय की दुकान से 2 कुल्हड़ चाय खरीदी और फिर एक मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई के दाम पूछने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाय और मिठाई सब चीज़ 2-2 पैसे की थी। उन दिनों 2 पैसे का तांबे का सिक्का आता था जिसे टका कहते थे। अब देखिए, गुरु चेला तो इस रहस्य को समझ नहीं पाए, पर आप लोग कहानी सुनने आए हैं, इसलिए आपको सस्पेंस में रखना ठीक नहीं रहेगा। तो बात यह है जनाब कि सदियों से कुछ नया करने के रोग से राजा लोग पीड़ित रहे हैं। जो नया राजा आता है कुछ नया करना चाहता है, देश को प्रदेश को बदल देना चाहता है। तो इस प्रदेश के राजा साहब को भी एक चांदनी रात में ये शाही ख्याल आया कि क्यों ना रात में जगा जाए और दिन भर सोया जाए। बस फिर क्या था जनाब, उन्होंने अपने प्रदेश में यही घोषणा करवा दी कि अब से सारे काम रात में होंगे और दिन है सोने के लिए। यानी रात की जगह दिन और दिन की जगह रात हो गए। एक और बात बताऊं मैं इन राजा साहब के बारे में कि बचपन में 5 से आगे का पहाड़ा वो कभी नहीं याद कर पाए और 2 अंकों के नंबर को गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में उनके पसीने छूट जाते थे। तो अब आपको उनकी अकल का कुछ समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। गुरु और चेला ने डट के माल टाल खाया और फिर वहीं एक चबूतरे पे लेट रहे। चांदनी रात थी और पास ही रात की रानी की बेल से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। चेले के चेहरे पे एक तृप्त मुस्कान खेल गई और वो सोचने लगा कि अगली रात को क्या मिठाइयाँ खाएगा। बालूशाही नहीं, वो तो आज ही 4-5 खा ली थी। बेसन के लड्डू, धत, वो भी कोई मिठाई है। अरे जब सभी मिठाइयों का दाम 1 टका ही है तो क्यों ना देसी घी में बना बादाम का हलवा खाया जाए।
हाँ, ये ठीक रहेगा। और उसके बाद 4-5 सकोरे रबड़ी के, और फिर 5-6 मेवा के लड्डू, और हमें फौरन यहाँ से चल देना चाहिए, गुरु ने कहा। चेले के मन में फूट रहे मेवा के लड्डुओं की पूरी थाली झंझना के नीचे गिरी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं ठीक कह रहा हूं, ये मूर्खों का देश है, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। खतरा? चेला ऐसे बोला मानो खतरा भी किसी मिठाई का नाम है। मूर्खों से क्या खतरा हो सकता है गुरुजी? मूर्खों का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे हैं। यहां रहे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चेले को लगा कि गुरु को रूखा सूखा खाने की आदत है, और वो भी दिन में। आज आधी रात को तरमाल खा के उनकी अकल ठीक से काम नहीं कर रही है, और इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सुबह तक खाना पच जाएगा और अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये सोच के उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अभी तो बड़ी सुस्ती आ रही है, रात में यहीं आराम करते हैं और सवेरे तक चले चलेंगे। गुरु ने बात मान ली और दोनों वहीं चबूतरे पर सो गए। पर सुबह उठते ही गुरु ने फिर चलने की रट लगाई। अब चेला था चटोरा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस जगह हर चीज का दाम 1 टका हो, वहां से जाने में भला क्या अक्लमंदी है। उसने कहा, गुरुजी, अभी तो हमारे अच्छे खाने पीने के दिन आए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। गुरु बोले, अच्छे दिनों के लालच में बेवकूफ़ी मत करो। यहाँ रहे तो कोई ठिकाना नहीं कब किस मुसीबत का सामना करना पड़े। चेला मचल गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, आपको जाना है तो आप अवश्य जाइए। गुरु ने सोचा कि मूर्खों का खाना खा खा के इसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, अब इससे कुछ कहना यानी भैंस के आगे बीन बजाना है। सो उन्होंने कहा कि देखो, तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे याद करना, पूरे मन से अगर याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। ये कहकर गुरु तो चले गए और चेला वापस चाशनी वाले सपनों में खो गया। चेले के जीवन ने अब एक नया मोड़ लिया। दिन भर मंदिर के चबूतरे पर सोना और रात में मंदिर आने वालों से भिक्षा ले ले के तरह तरह के माल मिठाई उड़ाना, अब यही उसका जीवन था। धीरे धीरे वो एक अच्छे खासे मुष्टंडे बैल की तरह हो गया, चेहरा फूल के फुटबॉल की तरह हो गया, पेट एक लटके हुए मटके की तरह हो गया और गर्दन तो मानो गायब ही हो गई। बड़ी बेफिक्री से दिन कट रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ उसी शहर में एक सेठ के घर में एक चोर घुसा। चोर ने सारा सामान वमान की गठरी बांधी और उसे लेके जब वो उस छेद से बाहर निकल रहा था जो उसने घर में घुसने के लिए बनाया था, तो वो दीवार गिर पड़ी और चोर उसके नीचे दब के मर गया। अब चोर के भाई ने जब अपने भाई की मौत के बारे में सुना तो वो रोता कलपता राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा बेचारा बेकसूर भाई इस सेठ के घर था, चोरी करने गया था और इस सेठ के घर की दीवार उस पर गिर गई और वो मारा गया। महाराज, उसे क्या पता था कि दीवार कमज़ोर है, इसकी सज़ा इस सेठ को मिलनी चाहिए, वो मेरे भाई की मौत का जिम्मेवार है। राजा ने कहा, घबराओ मत, हम न्याय करेंगे। अब जनाब, ये जो जुमला है ना, इसको सुनकर गुनहगार और बेगुनाहों दोनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि न्याय और अन्याय के बीच की जो रेखा थी उसे तो स्वार्थ रूपी राक्षस निगल गया है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि न्याय का ऊंट किस करवट बैठेगा। राजा ने फौरन सेठ की गिरफ्तारी का फरमान निकाला। फरमान सुन के सेठ दौड़ा दौड़ा महाराज के दरबार में पहुंचा, बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, कल तुम्हारे घर में एक चोर घुसा था। जी हाँ महाराज।
और जब वो चोरी करके जा रहा था तो तुम्हारे घर की दीवार उस पर गिर पड़ी और वो उसके नीचे दब के मर गया? जी हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ। राजा बोले, मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक निर्दोष चोर की हत्या के जुर्म में सेठ को फांसी दी जाए। वाह 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 वाह, महाराज ने बिल्कुल सही न्याय किया। सभी दरबारी एक स्वर में बोल उठे। और जब कई लोग एक ही बात को कहते रहते हैं ना, तो वो सच लगने ही लगती है। सेठ ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, महाराज ये सच है कि दीवार मेरे घर की थी, मगर बनाई तो मिस्त्री ने थी। असली गुनहगार मिस्त्री है। महाराज ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मिस्त्री को बुलाया जाए। अब मिस्त्री ने सेठ के पिता के ज़माने में ये दीवार बनाई थी। अब तक बुढ़ापे से उसकी कमर दोहरी हो गई थी। वो खांसता खखारता आया और हाथ बांध के राजा के दरबार में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ए मिस्त्री, क्या तुम्हें याद है कि कई साल पहले तुमने इस सेठ के घर की दीवार बनाई थी? मिस्त्री ने कहा, जी हाँ महाराज, याद है। तो तुमने कैसी दीवार बनाई? कितनी कमजोर दीवार बनाई कि एक बेचारा चोर उसके नीचे दब के मर गया। एक निर्दोष आदमी की हत्या के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। वाह 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 वाह, महाराज ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया। सभी दरबारी एक स्वर में बोल उठे। और जब कई लोग एक ही बात को दोहराते हैं तो वो सच लगने ही लगती है। मिस्त्री ने कहा, महाराज, हुजूर माई बाप, मुझे सज़ा सुनाने से पहले ज़रा मेरी बात तो सुन लीजिए। ये सच है कि वो दीवार मैंने ही बनाई थी और वो कमज़ोर बनी थी, मगर इसमें कसूर मेरा नहीं है महाराज। कसूर उस औरत का है जो वहाँ उस दिन जब मैं दीवार बना रहा था, सड़क पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपनी पायल छनकाती जाती रही। अब उसकी पायल की छम छम छमा छम से मेरा ध्यान बट गया महाराज, और दीवार कमज़ोर बनी। राजा ने कहा, ये मामला तो कुछ पेचीदा होता जा रहा है। ठीक है, उस औरत को बनाया जाए। वो औरत डर से कांपती हुई महाराज के सामने आई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। राजा ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें याद है कई साल पहले का ये दिन कि जब ये मिस्त्री एक सेठ के घर की दीवार बना रहा था और तुम वहां सड़क पर ऊपर से नीचे चक्कर लगा रही थी? औरत ने देखा, जी हाँ महाराज, मुझे याद है। तो तुम्हारी पायल की छनकार के कारण मिस्त्री का ध्यान बट गया और वो एक मजबूत दीवार नहीं बना पाया, और वो दीवार क्योंकि कमज़ोर बनी थी इसलिए एक चोर के ऊपर गिर गई और उसके नीचे दब के वो निर्दोष चोर मारा गया। एक निर्दोष आदमी की हत्या के जुर्म में तुम्हें सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। औरत बोली, ठहरिए महाराज, मुझे सज़ा सुनाने से पहले ज़रा मेरी बात सुनिए। ये सच है कि मैं वहाँ उस दिन चक्कर लगा रही थी, लेकिन भरी गर्मी के दिन मैं कोई यूं ही नहीं सड़क पे ऊपर नीचे टहल रही थी। बात यह है कि मैंने कुछ सोना दिया था एक सुनार को हार बनाने के लिए, और वो मुआ जिसने उसी दिन हार देने का वादा किया था, फिर दिन भर मुझे टरकाता रहा कि हार अब बना और तब बना। इसीलिए मुझे कई बार उसकी दुकान के चक्कर लगाने पड़े महाराज। असली कसूरवार वो है, मैं नहीं। राजा ने कहा, ये ठीक कहती है, इस बेचारी की तो कुछ गलती है ही नहीं। सुनार को बुलाया जाए। सुनार को शाही सिपाही जब पकड़ के लाए तो राजा ने उससे कहा, क्यों, तुम्हें याद है कि कई साल पहले तुमने इस औरत का हार बनाने का वादा किया था और तुमने समय से हार नहीं दिया? हाँ, और जिसके कारण इसको कई चक्कर लगाने पड़े तुम्हारी दुकान के, और जिसके कारण उस मिस्त्री का ध्यान बट गया जो वहाँ दीवार बना रहा था, और दीवार कमज़ोर बनी,
और वो कमजोर दीवार एक निर्दोष चोर के ऊपर गिर गई और वो दब के मर गया। एक इंसान के खून के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। सुनार बोला, महाराज अब मेरी बात सुनिए, ये सच है कि मैंने इस औरत का हार बनाने में देर कर दी थी, मगर कसूर मेरा नहीं है। बात यह है कि अगले दिन शहर के एक नामी सेठ के घर में शादी थी और मुझे उसके लिए भी बहुत सारे गहने बनाने थे, इसीलिए मैं इसका हार समय से नहीं दे पाया महाराज, बस यही बात है। राजा ने कहा, तो कौन है वो बदमाश सेठ कि जिसके लिए तुम्हें इतने सारे गहने बनाने थे और उन गहनों को बनाने के कारण तुम इस औरत का हार नहीं वक्त से दे पाए, जिसके कारण इस बेचारी को तुम्हारी दुकान के कई चक्कर लगाने पड़े और जिसके कारण उस मिस्त्री का ध्यान बट गया जो दीवार बना रहा था और वो दीवार ढह गई और एक बेचारा निर्दोष चोर मारा गया। बताओ उसका नाम, वही असली गुनहगार है। तो जब सुनार ने उस सेठ का नाम बताया तो पता चला कि ये तो वही सेठ है जिसके घर की दीवार गिरी है। सेठ को दोबारा दरबार में बुलाया गया और राजा बोले, अब न्याय का चक्र घूमकर असली मुजरिम पर आ पहुंचा है। मैं तो इसको पहले ही देखते हुए समझ गया था कि यही असली गुनहगार है। सेठ जब दरबार में पहुंचा और उसने अपने खिलाफ ये सुना तो उसने कहा, हुजूर माई बाप, वो दीवार तो मेरे पिता ने बनवाई थी, गहने भी उन्होंने ही बनवाए थे, पर अब वो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं महाराज, मेरा क्या कसूर है। राजा ने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो कि तुम्हारे मरहूम पिता ही असली कातिल हैं, मगर अब वो तो इस दुनिया में है नहीं और किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो जैसे तुमने उनके सारी दौलत विरासत में पाई है, वैसे ही उनके सारे गुनाह भी अब तुम्हारे हुए। अब तुम्हें मरना होगा इस दर्दनाक अपराध के लिए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। वाह 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 वाह, महाराज ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया। सभी दरबारी एक स्वर में बोल उठे और जब कई लोग एक ही चीज कहते हैं तो वो सच लगने ही लगती है। अब सेठ के घर में तो रोना पीटना मच गया। दूर दराज के रिश्तेदार आ के उससे आखिरी बार मिलने लगे और उसके बच्चे मन ही मन उसकी दौलत आपस में बांटने लगे और सेठानी बेचारी पीर बाबा साधु संतों के पास से ला ला के तावीज़ उसे पहनाने लगी। और सेठ का नन्हा पुता सेठ जी से बोला, दादाजी तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे लिए क्या लाओगे वहाँ से। सेठ इस बिन बुलाए मुसीबत के बोझ से सर पकड़कर बैठ गया। उधर मंत्री ने उसकी फांसी के लिए फंदा तैयार करने का हुक्म दिया। अब इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक जोशीला नया जल्लाद जल्लादी की ट्रेनिंग पाके नया तैनात हुआ था, तो वो अपनी नई वर्दी पहनकर पहले दिन काम पे आने के लिए बहुत उत्सुक था। पर पहले उसे एक फंदा तैयार करना था। अब नई नौकरी के जोश में उसने रस्सी को ज़्यादा ही लंबी ले ली तो फंदा कुछ बड़ा बन गया। अब फांसी के दिन तख्त पे फंदा लटका था और उसके बगल में वो नया जल्लाद अपनी कलफदार वर्दी पहनकर मुस्कुराता खड़ा था। मंत्री जी आए तो उन्होंने देखा और वो सोच में पड़ गए कि ये फंदा तो बड़ा है और सेठ की गर्दन है पतली, कहीं ऐसा ना हो कि फांसी ठीक से ना लगने पाए। अब उन्होंने अपनी ये बात जाके राजा साहब को बताई तो राजा साहब भी सोच में पड़ गए। फिर उनके दिमाग में एक शाही ख्याल आया, और मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ ना कि राजा साहब बचपन में 5 के पहाड़े के आगे तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है भाई, अगर फंदा बड़ा बन गया है तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे आदमी की कि जिसकी गर्दन मोटी हो और उसमें अच्छी तरह फिट हो जाए, तो न्याय भी हो जाएगा, सज़ा भी हो जाएगी और फांसी भी बढ़िया लगेगी। बस फिर क्या था जनाब,
राजा के शाही सिपाही शहर भर में दौड़ पड़े ऐसे शख्स को ढूंढने, और उन्हें ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा क्योंकि रात हो चली थी और मंदिर के बाहर छुट्टे सांड की तरह डोलता हुआ चेला उन्हें फौरन दिखाई दे गया और उन्होंने उसे जाके धर पकड़ा। अब ये बात बता दूं कि चेला 11 दिन का उपवास कर रहा था। 11 दिन तक उसने सिर्फ मालपुआ और रबड़ी खाने की ठानी थी। आज 8वां दिन था और 2 दिन से, इतने दिनों से मीठा खा खा के उसकी ज़बान उकता गई थी। 2 रातों से सपने में, 2 दिन से सपने में समोसा, खस्ता कचौड़ी और चाट के दोने दर्शन दे रहे थे, और आज उसके मन में रबड़ी और समोसे में एक घमासान धर्म युद्ध चल रहा था। ऐसे नाजुक समय पे शाही सिपाहियों ने उसे जा दबोचा। अरे अरे, ये क्या करते हो, मैं तो सन्यासी हूँ, वो अपने गुब्बारे ऐसे फूले हाथ जोड़ के बोला। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि उस अटपटे प्रदेश में मुगले आजम के ओरिजिनल प्रिंट की तरह सब कुछ ब्लैक एंड वाइट और शेड्स ऑफ ग्रे में था। तो चेले के भगवा कपड़े देखकर शाही सिपाहियों पे ज़रा भी असर नहीं हुआ और वो उसे पकड़ के दरबार की तरफ ले चले। अब तो चेले की रूह कांप गई और उसे अपने गुरु की बात याद आने लगी कि यहाँ रहे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। उसकी अंतरात्मा ने पूरे मन से अपने गुरु को ध्यान किया और पलक झपकते ही वो गुरु उसके बगल में थे, क्योंकि वो एक सच्चे संत महात्मा थे। वहाँ पहुँच के उन्होंने पहले तो चेले को डांटा और फिर उसके कान में फुसफुसा के कुछ कहा। दरबार में पहुँच के गुरु सामने आए और बोले, महाराज, क्योंकि चेले से बड़ा गुरु होता है इसलिए फांसी पहले मुझे लगनी चाहिए। चेले ने कहा, नहीं नहीं महाराज, सिपाही मुझे पकड़ के लाए हैं, फांसी का असली हकदार मैं हूँ। गुरु ने उसे पीछे ढकेलते हुए कहा, चुप रहो तुम, मैं बड़ा हूँ, मैं उसका गुरु हूँ, फांसी मुझे लगनी चाहिए। यूं गुरु और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगे। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा कि अरे, गुरु से कहा कि आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? अरे, आपके चेले को तो हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि हमें एक मोटी गर्दन वाला आदमी चाहिए था। गुरु बोले, महाराज प्रश्न मत पूछिए, बस मुझे जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। अब राजा साहब का माथा ठनका और उनने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई रहस्य है। उन्होंने पूछा कि नहीं, पहले आप बताइए कि आप फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं। गुरु ने कहा, महाराज, अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप वादा करते हैं कि फांसी पर पहले मुझे ही चढ़ाएंगे? राजा ने कहा, हाँ, हम वादा करते हैं। वो क्या है ना जनाब, वादे करके निभाने की बंदिश तो आप और हम जैसे आम इंसानों पर होती है। राजा लोगों पे बंदिश कतई नहीं है कि वादे करें फिर निभाएं या ना निभाएं। तो राजा साहब की बात सुन के गुरु ने कहा, महाराज, हम कई वर्षों से पूरे देश भर में घूम रहे हैं, पर ऐसा प्रदेश और आप जैसा राजा हमने कहीं नहीं देखा। और ये जो फांसी का तख्ता है, राजा ने भी फांसी के तख्ते की तरफ देखा, महाराज, ये ऐसे शुभ स्थान पर बना है और फंदा ऐसे शुभ मुहूर्त में लटकाया गया है कि जो भी इस पर पहले फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में प्रदेश ही नहीं पूरे देश का राजा बनेगा, और जो दूसरा आदमी फांसी चढ़ेगा वो पूरे देश का मंत्री बनेगा। तो अब हम दोनों सोचते हैं कि इस जन्म में तो रूखा सूखा खा कर तंग आ गए, तो अगले जन्म में राजा और मंत्री बन जाएं तो जीवन मज़े से कटे।
अब राजा साहब को इतनी गूढ़ बात समझने में कुछ वक्त लगता। और वैसे भी जनाब, जब मूढ़ लोग गूढ़ बात समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो उन्होंने फांसी स्थगित कर दी और जल्लाद से कहा कि घर जाए। नया जल्लाद कोफ्त में घर आया और अपनी नई वर्दी उतार के टांग के कंबल ओढ़ के सो गया। उधर राजा ने मंत्री को जाके सारी बात बताई और कहा कि साधु संत झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए बात तो ये सच्ची है, मगर अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम और हम फांसी के फंदे पे चढ़ें और अगले जन्म में पूरे देश के राजा और मंत्री बने। मंत्री को भी बात जच गई। बस फिर क्या था जनाब, राजा ने जल्लाद को बुलाकर कहा कि देखो, फांसी आधी रात के बाद दी जाएगी। जो पहला शख्स तुम्हारे पास पहुंचे उसे पहले फांसी देना, जो दूसरा शख्स पहुंचे उसे दूसरी फांसी देना। याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आधी रात के बाद राजा और मंत्री कारावास में पहुंचे और गुरु और चेले को रिहा किया और फिर भगवा वस्त्र खुद पहन के और मुंह पे कपड़ा लपेट के फांसी के तख्त तक पहुंचे, जहां नए जल्लाद ने अपना काम बखूबी किया। पर जनाब, जब फांसी के बाद लाशों के चेहरे देखे गए तो महल के बाशिंदे ये देखकर सकते में आ गए कि ये तो राजा और मंत्री थे। सवेरा होने लगा था और ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई कि राजा और मंत्री को फांसी लग गई। लोगों का हुजूम महल के पास इकट्ठा होने लगा और सबकी ज़बान पर एक ही सवाल था कि अब राज कौन करेगा, अब राज कौन करेगा, अब राजा कौन बनेगा भाई। तब तक किसी ने देखा कि गुरु और चेला शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर चले जा रहे हैं और उसने कहा, अरे कोई रोको उन्हें। गुरु और चेला को रोका गया और दोनों वापस आए और फिर लोगों ने उनसे मिन्नतें करी कि अब राजपाट आप ही संभालिए। पहले की ही तरह चेला तो फौरन मान गया, पर गुरु को समझाने में कुछ वक्त लगा और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इस शर्त पे मानूंगा कि इस प्रदेश के जो अटपटे कानून हैं उन्हें वापस बदला जाए। बस फिर क्या था जनाब, दिन फिर से दिन होने लगा और रात फिर से रात होने लगी और टके के भाव अब वहां कुछ भी नहीं मिलता था। तो जनाब, राजा प्रजा गुनाह सजा की इस कहानी में आपको क्या लगता है, असली गुनहगार कौन है? मुझे तो लगता है कि असली गुनहगार न राजा है, न मंत्री, न सेठ, न मिस्त्री, न वो औरत, न सुनार और ना ही वो बेचारा जल्लाद। ये सब तो कठपुतलियां हैं जिन्हें वो असली गुनहगार अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। जी हाँ जनाब, असली गुनहगार है मूर्खता, कि जिसके चलते लोग दिन को रात और रात को दिन मानने लगते हैं। आप और हम इस मूर्खता से बचें, ऐसी मूर्खता से दूर रहें, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ।